हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे CMADD के लेक्चर नंबर 3 का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने अभी तक कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, कंप्लायंस का जो प्लान बनता है, चार्ट बनता है, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट और आगे के टॉपिक्स को समझने जा रहे हैं। विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट और ये सब टॉपिक्स क्या है, अभी एक समझते हैं। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हमने पहले भी समझा था। देखो, कंप्लायंस रिस्क क्या है कि नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, दैट इज कंप्लायंस रिस्क। रिस्क असेसमेंट मतलब पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि कोई रिस्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है, इसको हमको असेस करना है, दैट इज रिस्क असेसमेंट बेसिकली, सिंपल एकदम लैंग्वेज में। तो कंप्लायंस चार्ट बनाओगे तो इससे क्या होगा, आपको रिस्क असेसमेंट करने में आसानी जाएगी। आपको पहले पता होगा कि हमारे कंप्लायंसेस क्या है, देन आपको पता होगा उससे रिलेटेड रिस्क क्या होगा। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये इतना कहता है बेसिकली, यू कैन रीड। अभी ये सुनो, रिस्क असेसमेंट आपने कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस प्रोफाइल। जैसा जैसा आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा या फिर बिजनेस में चेंजेस आते जाएंगे, आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो गई या फिर OPC से पब्लिक हो गई या पब्लिक से प्राइवेट हो गई, या फिर आपने सोचा है कि आपको आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेके जाना है, नॉट ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो इन दैट केस आपको आपके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। यही इसमें लिखा है, अलग अलग लॉज लगेंगे आप डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ आपका बिजनेस जो भी चेंजेस करोगे। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसोगे जहाँ पे आप लेट्स से कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट डालोगे, तो आपको एनवायरनमेंट के लॉज पे ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस प्रोफाइल में। ओके, रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस, या फिर एरियाज ऑफ पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस एक ही चीज़ है। नॉन कंप्लायंस हो सकता है, पोटेंशियल जहाँ जहाँ लग रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करो, रिस्क को रेट करो, रेटिंग लेट्स से 1 2 3 4 5 कि ये सबसे हाईएस्ट होगा, ये कम होगा, ये कम होगा और ये लोएस्ट होगा, ऐसा एनी फॉर्म ऑफ रेटिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन देना चाहता है या फिर इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से। देन असेसिंग द आउटकम्स टू फाइंड द नीड फॉर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इंटरनल कंट्रोल, डिटेल रिव्यू एंड करेक्टिव स्टेप। अभी आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसको रेट किया कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है। अगर हाई रिस्क है तो उसके आउटकम्स के हिसाब से उसमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगा हाई रिस्क है तो उस पर्टिकुलर रिस्क के रिगार्डिंग हमको लोगों को ट्रेनिंग देना है, उसका मॉनिटरिंग करना है, उसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स बिठाने हैं, उसका डिटेल रिव्यू करना है, उसके करेक्टिव स्टेप्स अगर हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। अभी ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये क्या बोलता है, देखो मैं आपको ये वाले जो चीज़ है ना ऑलरेडी लेक्चर्स में पीछे के वाले बता चुका हूँ। दिस इज बेसिकली रिपीटिंग इट इन अ डिटेल्ड फैशन काइंड ऑफ, ज़्यादा सी वर्डिंग्स वर्बोज इन्होंने बढ़ा दिया है, बाकी कंटेंट जो अभी तक हमने पढ़ा है हर बार जब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ये सेम है। तो आपको भी ये चीज़ें बार बार मैं बता के बोर ना करूँ, इसीलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, जहाँ जहाँ मुझे लगता है ये नहीं ये समझाना है मैं वहाँ पे एक एक लाइन जा रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ बताता है कि अलग अलग टाइप के रिस्क ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं, कि एक अगर आपको रिस्क असेसमेंट करना है तो ये आप करोगे तो कैसे, किस बेसिस पे करोगे, तो ये रिस्क ड्राइवर्स है कुछ। जैसे कि इसका क्या हो सकता है, आपके रिस्क का लीगल इफेक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है, बिजनेस और रेपुटेशन। लीगल इफेक्ट माने तो नॉन कंप्लायंस करोगे आप पे लॉ के हिसाब से पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा, आपके किसी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ये सब लीगल इफेक्ट्स है। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑब्वियसली आपका स्टॉक का प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, आपका जो सेल्स है, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है वो कम हो जाएगा, आप सर्विसेज देते थे, लोग आपकी सर्विसेज लेना बंद कर देंगे, तो आपका फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा, आपका बिजनेस लॉस मेकिंग हो सकता है या फिर प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। बिजनेस इफेक्ट, आपकी फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ सकती है, अगर लोग आपका फाइनेंशियल इफेक्ट अगर हो रहा है तो बिजनेस इफेक्ट तो आएगा ही। अगर आप अलग अलग आउटलेट्स चलाते थे, आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा है, अगर वो आउटलेट्स चल ही नहीं रहे तो आपको शट डाउन करना पड़ेंगे। वैसे ही सेम केस का फैक्ट्रीज़ का, अगर आपकी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, चल नहीं रही है, तो आपको शट डाउन करना पड़ेगा, सिंपल। रेपुटेशनल इफेक्ट, सेम चीज़, अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में, आपके ब्रांड में भरोसा नहीं है,
तो आपके प्रोडक्ट नहीं करेगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस गया तो आपका बिजनेस गया, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ एनी मार्केट। इन दी एंड वही होता है, किंग को मैनिपुलेट किया जाता है आज की इकोनॉमी में, बट अगर कस्टमर को लगा कि ये गलत है, सारे कस्टमर्स में लेट से जागृति होता है ना, जागो ग्राहक जागो हो गया, तो आपका बिजनेस तो ठप। ओके, तो ये एक पैराग्राफ उससे रिलेटेड सेम चीज़ है, इनहेरेंट रिस्क वगैरह बताता है। ये वाला पॉइंट है जो हम अभी देखेंगे, सुनो, इम्पॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं, कि ये पहला बोलता है हाई लेवल रिस्क असेसमेंट और एक डिटेल रिस्क असेसमेंट। अभी हम पढ़ेंगे तो सुनो, ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हाई लेवल रिस्क असेसमेंट होगा और डिटेल रिस्क असेसमेंट होगा, ऐसा एक सिंपल नहीं होता है। सुनो, पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले डिटेल में जाके एक एक चीज़ आपकी रिस्पेक्टिव टीम से जाके बात हो रही है, वो उनसे डेटा मंगवाया जा रहा है, रिस्क देख रहे हैं कि ये चीज़ का कितना होगा, इनके जो भी फ्रेमवर्क के हिसाब से वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर वो जो भी कैलकुलेशन होगा वो मैनेजमेंट लेवल पे होगा, क्या बोलते हैं, लोअर एंड मिडल मैनेजमेंट लेवल पे होगा। फिर ये चीज़ होगी जो कि टॉप मैनेजमेंट लेवल पे होगी। टॉप मैनेजमेंट लेवल कि हमने रिस्क असेसमेंट किया डिटेल वाला, उसके जो आउटकम्स आए हैं, हमको जो रिजल्ट लग रहा है उसका, वो हम आपके पास प्लेस करेंगे। जो बड़ा वाला होता है, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, उनका काम ये नहीं होता है कि हर निटी ग्रिटी में एक छोटी चीज़ उठा के देखो। ये जो नीचे के काम है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स करके इनका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो हायर मैनेजमेंट के पास जाएगा और वो देखेंगे। तो हाई लेवल पे रिस्क असेसमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा, सिंपल लैंग्वेज में। अभी ये पैराग्राफ क्या बोलता है, हाई लेवल रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट एंड डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड एज इनपुट्स इन हाई लेवल रिस्क असेसमेंट। मतलब उसमें हम प्रेजेंट करते हैं। अभी ये कौन देता है, फैसिलिटेटेड बाय रिस्क मैनेजमेंट टीम के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट कौन करेगा, रिस्क मैनेजमेंट टीम। रिस्क मैनेजमेंट टीम, टॉप लेवल मैनेजमेंट को शायद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो सकती है या बोर्ड हो सकता है, या फिर कंपनी में ही कोई ऐसी कमेटी अलग बनाई होगी तो उसमें प्लेस हो सकता है। देखो, करंट और एंटीसिपेटेड क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क। करंट मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग में हमारे रिस्क है जिसको हमको डील करना है, और एंटीसिपेटेड मतलब हमको लग रहा है कि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो ये रिस्क हम पे आ सकता है। ये भी हमको आपके हाई लेवल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में डालना है, क्योंकि हमको अभी जो रिस्क है ये रिस्क असेसमेंट करके बताया है, उसी रिस्क असेसमेंट में हमको एंटीसिपेटेड रिस्क भी बताना है। अभी इसका जो भी आउटकम होगा वो हाई रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में जाएगा। मतलब ये जो होता है ना रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज प्लेस्ड बाय डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट करने वाली जो रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट टीम है, वो हाई लेवल रिस्क असेसमेंट जहाँ पे प्लेस होता है, लेट्स से आरएमसी में, उनको ये रिपोर्ट प्लेस करेगा। सिंपल। फिर ये जो भी रिस्क होंगे, ये जो भी रिपोर्ट होगा उसमें क्या आएगा, की कंप्लायंस रिस्क वाइल विद एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज। देखो, आप कंप्लायंस रिस्क क्या है बताओगे, बट अगर वो रिस्क आया तो हमने क्या बोला है, हमने पहले पढ़ा है रिस्क असेसमेंट के बाद क्या आएगा, रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क को आप मिटिगेट कैसे करोगे, कम कैसे करोगे, ये भी इसमें होना चाहिए। करेक्ट। देखो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसको हमने इतना डिटेल में इसीलिए पढ़ा है ताकि अभी हम जो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ना, सेम चीज़ें बार बार आएगी। अभी आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि हमने उधर ये पढ़ा है, तो ये प्रोसेस क्या है, आपके दिमाग में प्रोसेस हमेशा घूमती रहनी चाहिए कि आइडेंटिफाई, लॉ, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, एक्शन टेकन, ये सब जो था आना चाहिए। फिर ये जो रिपोर्ट है, मस्ट बी डिस्कस्ड एंड साइंड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर ऑफ कंपनी। ये जो भी रिपोर्ट रहेगी, इट हैज़ टू बी, मतलब साइंड ऑफ वगैरह जो भी रिपोर्ट बनती है, जो भी हायर बनता है, एचओडी लेवल बनता है, उसका साइन ऑफ जाना चाहिए। फिर ये रिस्क असेसमेंट टेक्निक कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्क असेसमेंट, इंटरव्यू, वर्कशॉप। डेस्क असेसमेंट मतलब डेस्क पे जाके ये किसी बंदे का इंटरव्यू लो, लोगों को वर्कशॉप दो, ये अलग अलग टाइप की टेक्निक होती है रिस्क असेसमेंट। अगर दे शुड बी अलाइंड विद कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जो कंपनी ने स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट। ओके। To ensure risk is assessed properly and mitigated, a detailed risk assessment should undertake, particularly when further input is needed from support function, outside experts, and to manage certain current and anticipated risk.
तो देखो हम डिटेल रिस्क असेसमेंट कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसके केस में आपको क्या हो सकता है, जब भी हमको रिस्क मिटिगेशन या असेसमेंट करना है उसके लिए एनीवेज हमको डिटेल रिस्क असेसमेंट करना है। अभी इस केस में आपको थर्ड पार्टी का भी ओपिनियन लग सकता है, बाहर की कोई फर्म को आप अपॉइंट करोगे एज अ सपोर्ट फंक्शन जो आपको नॉलेज देगा अबाउट दिस की ये सब चीज़ें हैं, एंड इसके थ्रू ये आपको हेल्प करेगा, इनपुट देगा विथ रिगार्ड्स टू करंट रिस्क एंड एंटिसिपेटेड रिस्क। सिंपल, क्या हेल्प करेगा कि इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सब आपको ये कराएगा। ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो कि हम देखेंगे, बट उससे पहले लेट्स जस्ट रिवाइज कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है एकदम छोटे से शॉर्ट सिंपल वे में। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट में क्या क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, फिर रेटिंग रिस्क, फिर असेसमेंट ऑफ आउटकम्स। वो आउटकम असेस करके क्या करेंगे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इंटरनल कंट्रोल सॉरी, और डिटेल्ड रिव्यू एंड करेक्टिव स्टेप्स, ये सब चीज़ें हम करेंगे। फिर दो टाइप के रिस्क असेसमेंट होता है, सबसे पहले डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट और दूसरा होता है हाई लेवल रिस्क असेसमेंट। डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज डन बाय लेट्स से RM टीम, रिस्क मैनेजमेंट टीम, और जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं डिटेल रिस्क असेसमेंट, रिजल्ट्स ऑफ DRA अलॉन्ग विद रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड असेसमेंट आर प्रोवाइडेड एज इनपुट इन हाई लेवल रिस्क असेसमेंट। जो भी जहाँ पे भी प्लेस करते हैं रिपोर्ट हम उधर दे देते हैं। दिस इज अ बेसिकली रिपोर्ट है क्या, DRA की रिपोर्ट हाई लेवल रिस्क असेसमेंट कमिटी होगी या कुछ होगा, RMC उधर प्लेस होगा। ओके, अभी हम बढ़ते हैं आगे। इसके रिगार्डिंग मैंने जो नोट्स दिए इतने ही दिए, एडिशनली इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग आप कर सकते हो, बट ये जो आता है ना कि रिस्क ड्राइवर्स ये सब, ये तो आप खुद से सोच सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन इन डिटेल। आप इसके हेडिंग लिख दो, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना लिख के दिया है वो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। लेट्स मूव ऑन। कुछ कंपनी की रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिसेस देखेंगे एज ऑफ 2022। देयर इज़ वन इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में एक छोटी सी चीज़ है, आप बोलोगे जनरली ये सब क्या नाम है इसके, तो देयर इज़ अ फ्यूचर ग्रुप फ्रॉम इंडिया एंड जनरली ग्रुप फ्रॉम इटली, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है ये कंपनी, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका प्रोसेस देखते हैं क्या है असेसमेंट का। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से चीज़ें शुरू होती है और लोएस्ट लेवल तक जाती है, विथ रिस्क सर्वे फॉलोड बाय टॉप रिस्क वर्कशॉप एंड बॉटम अप अप्रोच विच इंक्लूड्स रिस्क रजिस्टर्स, सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक रिस्क असेसमेंट, रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग रिस्क मैट्रिक्स एंड टॉलरेंस लिमिट। सर एवरीथिंग वेंट ओवर आवर हेड्स, मेरी भी मजाक कर रहा हूँ। अरे देखो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको जैसा लग रहा है कि ये सब डेटा वेटा कलेक्ट करना, उसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ कैलकुलेशंस रन करने होते हैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके थ्रू पता चलेगा। ये सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक रिस्क असेसमेंट, रिस्क एपेटाइट, ये जो चीज़ें कैलकुलेट करना होता है वो चीज़ें आप थ्रू काइंड ऑफ फार्मूला, एक फ्रेमवर्क है, ऐसी चीज़ें कुछ तो भी एक बड़ी सी शीट बना के उसमें कैलकुलेट करते हैं। रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब होता है, रिस्क एपेटाइट मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क झेल सकता हूँ, दैट इज़ रिस्क एपेटाइट। मैं एग्जांपल देता हूँ रिस्क एपेटाइट का। अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अगर उसमें 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो इसमें ना ऐसा अगर हो गया पूरा 1 लाख डूब गया तो मैं तो मर गया, बट अगर 30,000 रुपये चले जाएंगे ना, कुछ नहीं है, मैं उतना रिस्क लेने को तैयार हूँ। ये जो लैंग्वेज होती है ना, मैं इतना रिस्क लेने को तैयार हूँ, ये मेरा रिस्क एपेटाइट है। अगर मान लो ये पैसा चला भी जाए तो इतना पैसा मैं रिकवर कर लूँगा, मुझे उससे इम्पैक्ट नहीं होगा मेरी नॉर्मल लाइफ पे, वो होता है रिस्क एपेटाइट। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इतना अगर रिस्क हम पे आ जाए, इसका नॉन कंप्लायंस हो जाए या कुछ हो जाए, ये हम पे आ जाए तो भी हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हम रिस्क झेल सकते हैं, ये हमारा रिस्क एपेटाइट है। सिनेरियो एनालिसिस मतलब वेरियस सिनेरियोज लगा के हम देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में क्या होगा अगर ये सिचुएशन आ जाए तो। रिस्क रजिस्टर सेम चीज़, वैसे कि एक कोई रजिस्टर होगा जिसमें अलग अलग टाइप के रिस्क मेंटेन होंगे, वो उसको टैकल कैसे करना है, क्या होगा, ये सब डिटेल्स मेंटेन होगी। ओके, रिस्क मेट्रिक और टॉलरेंस लिमिट आप समझ चुके होंगे। टॉलरेंस लिमिट इज ये इसी का रिस्क एपेटाइट का ही पार्ट है, ये दोनों चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन किया था।
कंपनी कंडक्ट्स वेंडर रिस्क असेसमेंट फॉर मटेरियल वेंडर्स। मटेरियल वर्ड का क्या मतलब होता है? मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर नहीं, इंपॉर्टेंट वेंडर्स। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट वेंडर्स, जो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है उसको मटेरियल बोलते हैं। डिपेंड्स करता है सेट जो थ्रेशोल्ड आपका होता है ना, वो डिपेंड करता है अलग अलग इस पर क्राइटेरिया पे। एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग एंड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब भी आप वो मटेरियल वेंडर्स होता है, जो भी फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनका भी ये सेम चीज़ है कि जो हमारे कुछ क्रिटिकल वेंडर्स हमने बोल के रखा है, मटेरियल यानी क्रिटिकल, वो वेंडर्स का जब भी ऐसे टाइप के वेंडर्स को हम ऑनबोर्ड करते हैं या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते हैं, तो हम उनका रिस्क असेसमेंट करते हैं कि इनके साथ हमको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें। कंपनी हैज़ इन प्लेस अ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी ऑफ ब्रांचेस। देखो ब्रांच में प्रॉब्लम कैसा होगा, एक कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस है, हर जगह जाके एक रिस्क मैनेजमेंट टीम नहीं बैठ सकती। एक रिमोट क्या होता है, मैं जगह जगह रिमोट कंट्रोल कार जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, मैं वायरलेस कार चला रहा हूँ रिमोटली, उसका रिमोट मेरे पास में उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो विदाउट हैविंग डायरेक्ट कनेक्शन टू इट आई एम एबल टू एक्सेस इट। तो रिमोटली एक सिस्टम को मैं मैनेज कर रहा हूँ अलग अलग ब्रांचेस में, एक जगह पे बैठ के अलग अलग ब्रांचेस का, दैट इज रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। भारतीय एयरटेल क्या करता है, आइडेंटिफाई रिस्क दैट आर मैप्ड विद KRA ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव। KRA क्या होता है, बेसिकली KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है, तेरा ये जिम्मेदारी है, तेरा ये जिम्मेदारी, दैट इज KRA, सिंपल। तो इसके हिसाब से वो रिस्क मैप करता है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है, मैनेजमेंट कमिटी लेड डिस्कशन अक्रॉस 14+ क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप टीम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल एंड कंपनी लेवल रिस्क रजिस्टर इन्वॉल्विंग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन इम्पैक्ट लाइक्लीहुड वेलोसिटी स्किल्स। तो देखो इनकी मैनेजमेंट लेवल कमेटी है जो कि अलग अलग फंक्शंस के थ्रू ये सब चीज़ें करवाती है, ये रिस्क रजिस्टर्स वगैरह ये सब मेंटेन करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव फंक्शंस के थ्रू, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के थ्रू ये चीज़ों का इम्पैक्ट देखेंगे, लाइक्लीहुड मतलब ये होने के चांसेस कितने हैं, और वेलोसिटी स्किल्स देखेंगे। सिंपल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, कंपनी हैज़ अडॉप्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एरियाज अक्रॉस द बिजनेस। Ownership of risk and mitigation action is clearly defined for the entire risk repository along with detailed KPIs to assess the same। क्या लिखा है, ओनरशिप ऑफ रिस्क एंड मिटिगेशन एक्शन इज क्लियरली डिफाइंड। ये हमने पहले ही बताया, आपको कोई भी चीज़ को सही से डिफाइन करके रखना है, ये बंदे का ये काम है, ये रिस्क रिलेटेड ये बंदा ही संभालेगा, ऐसी चीज़ें ये कंपनी में प्रॉपरली करके रख के दी है। ओके, KPI क्या होता है, इन्होंने KPI का फुल फॉर्म नहीं लिखा है सर, क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसा KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अगर किसी चीज़, किसी पर्सन का या किसी चीज़ का परफॉर्मेंस आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये परफॉर्मेंस आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, आपके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, तो ये क्राइटेरिया KPI। विप्रो का क्या होगा देखते हैं। विप्रो के पास एक ERM है, ERM ये जो चीज़ है, आप ESG जो आपका टॉपिक आएगा उसमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, बेस्ड ऑन ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड, ERM का कुछ ISO का स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से विप्रो ये फॉलो करता है। ERM framework is administered by Risk and Governance Committee and supported by a multi-layered risk governance structure across the enterprise. DGQ is used as central tracker for all CAT audit, customer audit and associated finding closure। तो इनका जो भी audits होते हैं, कस्टमर एंड कैट ऑडिट वगैरह ऐसा, इसके लिए कुछ एक ट्रैकर है जिसको ये DGQ बोलता है। ये विप्रो का कुछ ट्रैकर है, ये सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करता है। सिंपल। ओके, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैपिंग अलोकेशन। अभी ये क्या बोलता है, इतना कुछ एक पैराग्राफ दिया है जिसमें अभी ये कुछ चीज़ें बताएंगे कंप्लायंस मॉनिटरिंग के बारे में। जैसा हमने अभी तक पढ़ा है, हमने सबसे पहले कंप्लायंस चार्ट बनाया, फिर हमने रिस्क असेसमेंट देखा, मिटिगेशन के बारे में पढ़ा, कंप्लायंस मॉनिटरिंग पे अभी हम आ रहे हैं बराबर। ये अब ज्ञान देगा कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, हमको कंप्लायंस फ्रेमवर्क में पता चलेगा चीज़ें, कोई भी रिस्क आ रहा है कंप्लायंस रिस्क को सब पता चलेगा। चीज़ें बहुत बेसिक सा पैराग्राफ है, आप ये भी पढ़ लेना।
अभी हम ना एक इम्पॉर्टेंट सा, ये बेसिक से पैराग्राफ है, आई एम थिंकिंग कि आपको इसमें पढ़ के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये 2 पैराग्राफ्स में मैं क्या है कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, कंप्लायंस, ओनरशिप, इसमें इन्होंने बोला है एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान से पढ़ना। कंप्लायंस ओनरशिप, अभी कंप्लायंस ओनरशिप क्या होता है? देखो, ओनरशिप मतलब अगर कोई काम मुझे दिया है तो वो काम होगा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। कंप्लायंस ओनरशिप, अगर 3 कंप्लायंस एक्टिविटीज़ है, 3 लोगों को दिया है, ए एक्टिविटी ए बंदे को, बी एक्टिविटी बी बंदे को, सी एक्टिविटी सी बंदे को, तो अगर ए एक्टिविटी नहीं हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ए बंदे की। अगर ए बंदे के नीचे बी बंदा काम करता था, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो बंदा प्राइमरी ओनर है कि पहले तो इसने करना चाहिए था, इसने नहीं किया, तो इसने नहीं किया तो ये किससे करवाना चाहिए था? इसके अंडर काम कर रहा है, मतलब एक ओनर है, ए उस बंदे का मैनेजर है लेट सपोज, तो वो बंदा प्राइमरी ओनर है। समझे? एग्जाम्पल, ए, ये बिट्टू, तो ये है कंप्लायंस ओनर, कंप्लायंस एक्टिविटी है ए बी सी, ये एक्टिविटी है विच इज़ टू बी डन बाय हिम, बट ही रिपोर्ट्स टू हिम ए, B2 रिपोर्ट्स टू ए। अगर बिट्टू ने काम नहीं किया, जो कि बिट्टू क्या है? प्राइमरी ओनर है कंप्लायंस एक्टिविटी का, उसने काम नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड किसकी जाएगी? इसकी, क्योंकि ये बंदे का काम था कि तेरा जो बिट्टू है उससे काम हो जाना चाहिए, सिंपल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ओनर का ये सिंपल सा कंसेप्ट है कंप्लायंस एक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप यू आर ओके विद दिस। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डाल दो। आई डोंट थिंक ये पैराग्राफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा। अभी ये जो है ना, ये एक पढ़ता है कि कुछ तो इन्होंने अच्छा सा देने की कोशिश की है, तो देखते हैं अच्छा सा कितना दे पाए हैं। रोल ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस ओनरशिप इज इलस्ट्रेटेड एज अंडर। तो टॉप मैनेजमेंट, लीगल सेल, सीनियर मैनेजमेंट एंड HODs, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हेल्पिंग स्टाफ, इन सब के फंक्शंस में जैसे टॉप मैनेजमेंट का कंप्लायंस ओनरशिप कैसे आएगा, मतलब इसकी कंप्लायंस ओनरशिप कितनी, लीगल सेल की कितनी, कैसे, वो सब इन्होंने दिया है। तो अब पढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर बुलेट्स में इश्यूज हो गए तो प्लीज़ पे अटेंशन की, थोड़ा बहुत इधर हो गया है। तो टॉप मैनेजमेंट का काम है कंप्लायंस ओनरशिप में कि अंडरस्टैंड करो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या है, रिसेंट कुछ उसमें चेंजेस आए कि नहीं, लॉ वगैरह में चेंज हुआ है, पॉलिसी और प्रोसीजर जो भी कंपनी मैनेजमेंट के पास लेके आता है टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, उसको अप्रूव करना। अभी अप्रूव जब करोगे, अंधा अप्रूव नहीं करना है, चेक करके अप्रूव करना है। फिर मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को कि भाई तुम कंप्लायंस करो, कंप्लायंस इज़ इम्पॉर्टेंट। लीगल सेल का कैसा होता है? लीगल सेल का काम है, लीगल है भाई, इसका लॉ का काम है। तो इन्होंने सबसे पहले नए रेगुलेशन आए हैं, नया चेंज आया है लॉ में, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर जो भी कंप्लायंस ओनर है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना A और B2 को पता चलना चाहिए ना उसका काम क्या है। B2 को काम कौन बताएगा? लीगल सेल बताएगा उसका कंप्लायंस का काम क्या है, इन राइटिंग बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में हम क्या करते हैं, पहले सर्कुलर आता है, कोई भी सर्कुलर आया, रेगुलेशन आया नया, तो हम ना उसका एक्शनेबल नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हर प्रोविज़न के अगेंस्ट में कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है वो लिखा होता है। काम लिखते हैं, उसके आगे डिपार्टमेंट लिखते हैं। तो ABC ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को हम हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कंपनी टू डू दिस ऐसा, और लेट सपोज HR का काम है ऐसा। तो ये HR जब वो डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो HR को पता चलेगा उसका क्या क्या काम है। सिंपल, वी आर ओके विद इट, तो लेट्स मूव अहेड। फिर रिव्यू ऑफ सिस्टम, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी आपकी पॉलिसी वगैरह वो रिव्यू करेगा। डाउट या क्लैरिटी किसी कंप्लायंस ओनर को, एग्जीक्यूटिव का आई है, वो आके पूछेगा कि ये जो आपने लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको बता सकते हो क्या। फिर जो भी आप करते हो वो सब चीज़ों का पीरियोडिकल रिव्यू करेगा। ये सब लीगल सेल का काम है, सिंपल। सीनियर मैनेजमेंट का काम है, एनालाइज एंड रिसर्च रेगुलेटरी चेंजेस, सबका काम वही दे के रख रही है भाई। तीनों फंक्शंस का काम है
आपको कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, नया लॉ, ये सब चेंजेस पता होने चाहिए। नया लॉ आ रहा है, नए चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली पॉलिसी या प्रोसीजर फॉर्म करना है। फिर कंप्लायंस ऑफिसर को मोटिवेट करना है, भाई तू कंप्लायंस कर, टाइमली कंप्लायंस कर। गाइडिंग कंप्लायंस ऑफिसर इन डूइंग कंप्लायंस, खुद से करो तो करो, उसको गाइड भी करो, सीनियर मैनेजमेंट को हेल्प करना है। देखो ऐसा नहीं होगा कंप्लायंस ऑफिसर को सब पता होता है। डिपेंडिंग ऑन अ फंक्शन, अगर आरटीए फंक्शन में कुछ लॉ वगैरह चेंज हुआ है, कंप्लायंस ऑफिसर को 100% वो चेंज पता ही होगा ऐसा नहीं है। उस फंक्शन का हेड, आरटीए हेड आके उसको समझाएगा थोड़ा बहुत कि देख ऐसा चेंज है, तेरा इंटरप्रिटेशन शायद गलत या हो सकता है, अलग हो सकता है, ये ऐसा एक्चुअल में है, ये सब कंप्लायंस ऑफिसर को बता सकता है। फिर सीनियर मैनेजमेंट का काम है कि उनको जो कंप्लायंस चार्ट कंप्लायंस ऑफिसर बना के देता है वो ट्रैक करे। रिस्क अगर कुछ हो तो एस्केलेट करे। एस्केलेट करना मतलब हमको कुछ पता चल रहा है, वो बंदा कुछ कर नहीं रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट टीम को जाके बताओ ये हमको आइडेंटिफाई हुआ है, ये वाला रिस्क है। ओके, देन हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़ा हुआ है तो उसको सॉल्व करना है किसी कंप्लायंस रिलेटेड, वो करके देगा। कंप्लायंस ऑफिसर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेगा, वही ढूंढेगा कोई भी चीज़ें, नया लॉ आया है वो सब चीज़ें अपडेट करेगा। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन इनटू कंप्लायंस चार्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये बाकी डिपार्टमेंट नहीं करेगी, ये सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर और उसकी टीम करेगी। कंप्लायंस टीम बेसिकली कि कंप्लायंस नया आया है वो कंप्लायंस चार्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी मेन रिपोजिटरी वो है ना सॉफ्टवेयर। फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड इंटीमेशन, कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेशन, यही चीज़ें वो करेगा। ये भी आप एक बार पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एस्केलेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो हमने वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लायंस ओनरशिप में क्या रोल है वो देखा है, ये मैंने कुछ आपके लिए बना के रखा था, वो प्लीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हेडिंग्स दिए और जो कंटेंट उधर था सेम एज इट इज़ है, इसको आप छोटा करके लिख सकते हो, सेम लैंग्वेज इधर की इधर कॉपी करनी है तो कर सकते हो, कुछ गलत नहीं लिखोगे। अब कंप्लायंस रिपोर्टिंग, वहाँ से अच्छा मैं यहाँ से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने लिख के रखा है। ये जो पैराग्राफ्स दिया है ना, ये जो एस्केलेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग का टाइप, एस्केलेशन, ये सब दिखता है। ये जो पैराग्राफ दिए उसको ही मैंने पढ़ के समराइज़ किया था। और ये कंप्लायंस रिपोर्टिंग सिस्टम, ये जो इधर दिया है, इतना मैं पार्ट आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। फिर एक MIS के बारे में आई विल टेल यू। देखो कंप्लायंस रिपोर्टिंग जब करते हो, एस्केलेशन या कंप्लायंस रिपोर्टिंग, एस्केलेशन मैंने बताया क्या होता है कि अगर एक बंदा जिसका काम करना है उसने नहीं किया, उसके बॉस को जाके बताना है, बेसिक एस्केलेशन होता है। रिस्क एस्केलेशन मतलब आपको रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट को बताओगे। कंप्लायंस एस्केलेशन, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ये आइडेंटिफाई होगा, कंप्लायंस ऑफिसर कंप्लायंस टीम को आप जाके बताओगे, दैट इज कंप्लायंस एस्केलेशन। अभी रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग मतलब कोई कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब आप जाके बताओगे, दैट इज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक साइक्लिकल रिपोर्टिंग होता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग होता है। अभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ साइक्लिकल रिपोर्टिंग होता है या इंसिडेंट, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंप्लायंस वो होगा। अगर देखो मर्जर एंड अमलगमेशन वाले, अगर आप कभी प्रोविजंस में देखोगे, ऐसा थोड़ी होगा कि मर्जर अमलगमेशन में कोई चीज़ करनी है तो हर बार करनी पड़ती है। जब आप कुछ मर्जर कर रहे हो कंपनी का, तभी उस रिलेटेड प्रोविजंस की रिपोर्टिंग आएगी। अदरवाइज LODR के बेसिक कंप्लायंस तो चलते रहते हैं, वो साइक्लिकल में आते हैं। तो साइक्लिकल रिपोर्टिंग मतलब पीरियोडिकल रिपोर्टिंग। साइक्लिकल रिपोर्टिंग मतलब क्या, पीरियोडिकल रिपोर्टिंग। तो ये पीरियोडिक बेसिस पे होता है, और आपके मॉड्यूल के हिसाब से इनका बोलना है एटलीस्ट क्वार्टरली तो होता है ये, कि किसी चीज़ की कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे ये मैनेजमेंट को जाके पता होना चाहिए। इसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, पीरियोडिकल कंप्लायंस MIS जो नीचे था वो एक पढ़ लेते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ साइक्लिकल रिपोर्टिंग का। इंसिडेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, कोई इवेंट होगा नहीं होगा इसके ऊपर वो रिपोर्टिंग होती है। अभी देखो मैं बताता हूँ, क्वार्टरली बेसिस पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, RMC मीटिंग होती है, बट मैनेजमेंट लेवल RMC, ये बोर्ड लेवल नहीं है, मैनेजमेंट लेवल RMC मीटिंग होती है। उसमें हम क्या करते हैं, क्वार्टरली भी नहीं, हमारे इसमें तो मंथली होता है, सॉरी माय मिस्टेक। मंथली बेसिस पे हमारे इधर वो मीटिंग होती है, उसमें प्रीवियस मंथ के
प्रीवियस मंथ के जो भी सर्कुलर्स आए थे, प्रीवियस मंथ के सर्कुलर्स, रेगुलेशन, कुछ भी आया है वो हम प्लेस करते हैं, वो कंप्लाई हुआ नहीं हुआ उसका स्टेटस बताते हैं, सर्कुलर का स्टेटस उनको जाके बताते हैं, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ अवेयर कि ये सब हम क्या क्या सर्कुलर से उसका स्टेटस क्या क्या है। ठीक है, ये हो रही है हमारी साइक्लिकल रिपोर्टिंग, हमारे यहाँ पे मंथली होती है। तो वैसा ही कंप्लायंस रिपोर्टिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होगा। फिर प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग, प्रोसेस क्या होगा, ये इधर इन्होंने जो लैंग्वेज लिख के दी है ना, ये 6 पॉइंट्स, यही को मैंने एकदम शॉर्ट में एक चार्ट में किया है ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। वो आप पढ़ लेना, बट ये चार्ट इज़ ओवरऑल सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या है। देखो सबसे पहले फंक्शनल हेड, फंक्शनल हेड क्या करेगा, फंक्शनल हेड का मतलब क्या होता है, एचओडी, डिपार्टमेंट का एचओडी क्या करेगा, वो कलेक्ट एंड क्लासीफाई करेगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट एंड क्लासीफाई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट करना और क्लासीफाई करना किससे करेगा, वो अदर डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट के जो भी नीचे जो भी इसके अंदर काम करते हैं, एचओडी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, मतलब एचआर हेड अपने जो भी नीचे काम करते हैं, सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब लोगों से कुछ चीज़ें कलेक्ट करेगा, उनको काम पे लगाएगा, उनसे डेटा लेगा, फिर उनको कुछ एक फॉर्मेट में डालेगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। ये वाली देखो रिपोर्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उस रिपोर्ट में क्या है, अलग अलग चीज़ों के कंफर्मेशन देगा, कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है कैसा है, वो सब चीज़ों का कंफर्मेशन, इनपुट्स लेके अपनी टीम से, और उसका स्टेटस बताएगा कि अभी करंटली उसका कंप्लायंस स्टेटस क्या है, सिंपल। फिर वो चीज़ सबमिट करेगा सीएस को। देखो सीएस इफ़ एनी लिखा है, मतलब अगर आपकी कंपनी में सीएस नहीं है तो सीएस को कैसे करेगा, इसीलिए इफ़ एनी वो सबमिट करेगा फंक्शनल हेड रिपोर्ट किसको, सीएस को। सीएस अगर है तो सीएस के पास, नहीं तो डायरेक्टली एमडी के पास में। फिर ये रिपोर्ट जो भी एमडी के पास सीएस देगा तो इसके बारे में ब्रीफ देगा, एमडी को नहीं देगा ये एमडी हमारी कंपनी का तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये रिपोर्ट ले और फुल पढ़ता बैठा अकेला अकेला, नहीं, वो उस पर ब्रीफ देगा कि ये रिपोर्ट में क्या क्या है। फिर एमडी को ओके लगा तो वो साइन करेगा रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्लेस होगी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक का कंप्लायंस रिपोर्टिंग का प्रोसेस कैसा होगा, ये इधर दिया है। सेम चीज़ उन्होंने इधर लिखी है विद सम एग्जाम्पल कि सीएफओ के केस में कैसा होगा एंड ऑल। देखो सीएफओ विल, पहला जो कैसा फंक्शनल हेड, सीएफओ विल रिपोर्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉज, हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट कुड रिपोर्ट कंप्लायंस ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ऐसा सीएफओ क्या करेगा, अदर डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा, वैसा। MIS क्या कहता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ द टाइप ऑफ रिपोर्टिंग जो कि प्री डिसाइडेड पीरियड पे होती है, विच इज़ क्वार्टरली इफ़ नॉट मंथली। ये देखो मैंने वही बोला, हमारा क्या होता है, मंथली होता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मंथली होता है, बट एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे तो ये होता है। आप एक पीरियोडिक MIS प्रेजेंट करते हो कि कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टेटस क्या है, इतने सारे सर्कुलर्स आए थे, काउंट बताओगे कितना हुआ है। दिस रिपोर्ट contains status of various compliance need to be done by company and any gap in compliance। अगर किसी सर्कुलर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न बताना है, जो कि बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट तक जाएगा। हमने बोला है हम सीनियर मैनेजमेंट को देते हैं और सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड तक पहुंचाएगा, सिंपल। कंप्लायंस रिव्यू एंड अपडेशन, इसका मैंने कुछ लिख के रखा है जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ये इसको लिख के रखो। पर्पज़ ऑफ रिव्यू ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये जो इधर दिखा है ये आपने राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्या लिखा है। देखो आपका जो भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा है, ये पहले भी पढ़ा है, अभी उसके बस हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम देख रहे हैं। देखो ये क्या है, इधर भी लिख रहे हैं, द प्लान फॉर मॉनिटरिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, रिव्यूड एंड इफ नेसेसरी अपडेटेड एनुअली एंड मोर फ्रीक्वेंट बेसिस बेस्ड ऑन अदर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। देखो आपने जो भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाया है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, और जब भी ज़रूरत पड़े उसको अपडेट करो, क्योंकि नया चेंजेस आता रहेगा। उसी के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। अभी रिव्यू में क्या पता चलेगा, जो आपका करंट प्लान है इज़ इट स्टिल नेसेसरी, उसमें जो चीज़ें दी है वो अभी ज़रूरत है या नहीं है, सही है या नहीं है, लॉ चेंज हो गया तो गलत हो जाएगा। इफ़ द प्लान शुड बी कंबाइंड विद अनदर प्लान और शुड बी रिसाइंडेड, जो आपके कंप्लायंस प्लान्स होंगे, शायद एक होगा मल्टीपल होंगे, आपका ये जो प्लान है क्या दूसरे प्लान के साथ कंबाइन कर दोगे तो चल जाएगा, ताकि आपका मॉनिटरिंग कम हो जाए, और या फिर आपका प्लान हटा देना ही ज़रूरी होगा, नेसेसरी नहीं तो हटा दो। क्या वो प्लान अप टू डेट है करंट लॉज के हिसाब से? अगर चेंजेस करने हैं इसमें, इफ़ चेंजेस आर रिक्वायर्ड आपके प्लान में,
जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, रिव्यू में पता चलेगा कि करंट प्लान इज़ नॉट गुड, उसको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा जिससे इफेक्टिवनेस और क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी ना ये देखना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान। मैंने एक नीचे एक हेडिंग दे के रखी जो कि आगे के एक टॉपिक की है, बट ये वाला जो पार्ट है ना सेम चेप दोगे ये वाली हेडिंग में, कंटेंट ऑफ कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, ये नीचे फिर से यही कंटेंट चेपा है। अगर आप इन दोनों में यही आंसर लिख दोगे, कौन सा आंसर? यही वाला आंसर लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने भी अपने एग्जाम में किया था, तो यस इट वर्क्स। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा इस चीज़ के मार्क्स मिले थे? अरे मैंने पेपर मंगवाए थे ना भाई अपने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क फोकसिंग ऑन इनहेरेंट एंड मैनेज रिस्क लेवल। आपका जो कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान है उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपके क्रिटिकल और हाई कंप्लायंस रिस्क होने चाहिए जो कि इनहेरेंट और मैनेज रिस्क लेवल्स पे फोकस करते हो। फिर की कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी, आपकी रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ जो होगी कंप्लायंस रिलेटेड, उसके मेन कौन सी एक्टिविटीज़ है रिस्क मिटिगेशन, वो आपने लिखनी है। रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड रिस्क आर एसोसिएटेड, आपके कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस है जिसके अगेंस्ट में कंप्लायंस का काम आपको करना है, वो आप काम उसमें लिख के रखो। इम्प्लीमेंटेशन ऑब्लिक एम्बेडिंग ऑफ फ्रेमवर्क एंड ऑल पॉलिसी इशूड बाय कॉर्पोरेट कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जो भी आपकी कोई भी पॉलिसी है, जो भी फ्रेमवर्क बना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप लिखो, वो पॉलिसी है जो कि इम्प्लीमेंट करनी है। लॉ का कंप्लायंस, ये तो भाई हर जगह पे चेपा है हमने, जब भी हम कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं हर जगह पे इट इज़ कि आपको कंप्लायंस ऑब्लिगेशन पता होना चाहिए, आपको आपके लॉज के हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए, तो है ही। द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू कंप्लायंस फंक्शन, आपको उसमें लिख के रखना है कि कौन से ऑब्लिगेशन है जो कंप्लायंस कंप्लायंस फंक्शन को जाना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल कंप्लायंस हैंडलिंग, प्राइवेसी रिलेटेड ऑब्लिगेशन, ऐसा। द प्लान फॉर मॉनिटरिंग में क्या क्या होना चाहिए? अभी दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि ICSI पूछ सकता है, विच इज व्हाट डज द प्लान फॉर कंप्लायंस मॉनिटरिंग शुड इंक्लूड, ऐसा पूछ सकता है। बट ये आप लिख दोगे ना तो भी मिल जाएगा मेरे हिसाब से मार्क्स। देखो ये प्लान फॉर मॉनिटरिंग क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, एडिशनली जो ऊपर लिखा है उसके इन एडिशन बोल रहे हैं कंसाइज स्टेटमेंट जो कैप्चर करे रेलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोस एग्रीगेशन। शॉर्ट में बताओ कि आपका कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल आपको इसके पहले भी बताया। इंटरनल मतलब कंपनी खुद बनाती है, एक्सटर्नल मतलब रेगुलेटर से आता है, ओके। और अगर वो नहीं करे तो क्या क्या होगा? रिस्क, बिजनेस प्रोसेस जिसके अगेंस्ट में वो इम्पैक्ट करेगा, जो ऊपर अब भी हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा था। ये देखो ना, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। अभी हमने ये देखो ये पढ़ा है, ये 2 लाइन फिर से नीचे रिपीट हो रही है, काइंड ऑफ। मैं बोल रहा हूँ ना, रिपीटेशन, नथिंग न्यू। द फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग, सबसे पहले कौन करेगा? सेकेंड लाइन मॉनिटरिंग, सबसे पहले ये बंदा करेगा, फिर उसके बाद में ये चेक करेंगे, एंड थर्ड लाइन अश्योरेंस। देखो ट्रैकिंग मतलब मेन ओनरशिप, मॉनिटरिंग सेकेंडरी ओनरशिप जो सेकेंडली उसके ऊपर से रिव्यू करेगा, और अश्योरेंस बेसिकली ऑडिट। प्राइमरी ओनरशिप, सेकेंडरी ओनरशिप और थर्डली ऑडिट, समझे? ऐसा चीज होगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ये ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कैसे करना है इसके बारे में शॉर्ट में बताओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी, कौन से फ्रीक्वेंसी पे करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, क्वार्टरली करना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। रेसिपिएंट ऑफ ट्रैकिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट बनेगी ये एक्टिविटी पे, ये एक्टिविटी करोगे, ये की है, कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट से। तो ये रिपोर्ट किसको जाएगी? कंप्लायंस ऑफिसर को जाएगी। उसके अलावा किसको जानी चाहिए? MD को जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, वो रिपोर्ट में लिख के देंगे। कुछ ये भी पैराग्राफ है जो आप पढ़ लेना, बट मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आपको किसी कंपनी का कंप्लायंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है, एक्सेस करना है, तो उसकी मेथडोलॉजीज क्या होगी? अगर आपको किसी कंपनी का कंप्लायंस मैकेनिज्म एक्सेस करना है तो उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी? देखो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना है।
ये देखो मैं जब भी बोलता ना, अगर आपको आंसर रटने हैं या याद करने कुछ भी, या एडिशनल जो वर्ड है ना ऐसे आंसर्स के लिए आप एक आधा छोड़ सकते हो, ऑब्लिक में आपको अगर प्रॉब्लम होता होगा। अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, बट समझने के लिए आप 2 ही चीज़ें याद रखो। देखो रिस्क असेसमेंट, प्रोग्राम अपडेट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ऐसा याद रख सकते हो। रिस्क ऑब्लिक कल्चर असेसमेंट, फिर प्रोग्राम ऑब्लिक डिज़ाइन अपडेट, ऐसा ऐसा ये याद नहीं करना है अपने। देखो रिस्क असेसमेंट सबसे पहले आपको पता है रिस्क असेसमेंट क्या होता है। कंपनी का कल्चरल असेसमेंट करना मतलब वही कि कंपनी रिस्क कल्चर क्या फॉलो करती है, उसके हिसाब से देखना है हमको कि रिस्क कैसे कंपनी ने बना के रखा है अपना रिस्क फ्रेमवर्क। सेकेंडली हमको देखना है प्रोग्राम अपडेट, जो भी कंपनी का रिस्क प्रोग्राम है, कंप्लायंस प्रोग्राम है, उसका अपडेशन कैसे होता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कंपनी की। हम देखो सबसे पहले तो हम रिस्क असेसमेंट के थ्रू देख सकते हैं कंपनी का कंप्लायंस मैकेनिज्म। सेकेंडली हम उसके प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं, प्रोग्राम अपडेट्स के थ्रू देख सकते हैं। थर्डली कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में हम देख सकते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म। पॉलिसी प्रोसीजर आपको पता है क्या होता है, मैंने अब तक बहुत बार बताया, इंटरनल जो कंपनी बिठा के रखती है चीज़ है कि अदर देन लॉ खुद पे जो इम्प्लाई करके रखा है वो सब चीज़ें इम्पोज करके रखा है। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी जो कम्युनिकेशंस रिलीज़ करती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है, ये सब चीज़ों के थ्रू आपको कंप्लायंस मैकेनिज्म पता चल सकता है। सॉरी, कंपनी जो भी खुद का ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट करती है, मॉनिटरिंग करती है, रिपोर्टिंग करती है, उसके थ्रू भी आपको ये पता चल सकता है। इधर थोड़ी सी लैंग्वेज इन्होंने अलग लिखी है, बट इनका कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। आपका काम है कि आप एक बार ये सब चीज़ें पढ़ो। रटना एनीवेज नहीं है, आपको समझना है और उसके हिसाब से आंसर लिखना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी थ्योरेटिकल। इसके आगे से जो चैप्टर आएंगे और इस चैप्टर के भी चौथे लेक्चर में जो पार्ट आएगा वो थोड़ा आपका होगा प्रोविजन बेस्ड, ये ऑल थियरी बेस्ड है। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है कि आप ये राइट इट डाउन करना खुद के हिसाब से, नोट्स इसके बनाना, ये जो इधर लिख के दिया है, जैसे कि ये पार्ट मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है, बट आपको ये लिखना है। आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के ही बारे में सेम चीज़ें बताना है। वही मैंने आपको बताया था ना कि सामने वाले को पता तो होना चाहिए उसके अगेंस्ट में कंप्लायंस आ रहा है। मुझे थोड़ी पता है कि मुझे क्या कंप्लाई करना है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट मुझे बताएगा कि मुझे क्या काम करना है कंप्लायंस रिलेटेड। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना है। अभी देखो, स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम रीइंफोर्सेस कंप्लायंस कल्चर, सेम चीज़ वही बेसिक सी, बिल्ड्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर, गाइडलाइंस, इशूज। स्पेसिफिकली अभी आपका जो कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो किस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में लाना चाहिए, किस चीज़ की अवेयरनेस लाना चाहिए उसने, कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो आपने बना के रखा है, कंपनी फ्रेमवर्क, इंक्लूडिंग 4 कंडक्ट रिलेटेड इंटीग्रिटी रिस्क एरियाज। ये क्या लिखा है भगवान जाने, ये इग्नोर करो, मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी फ्रेमवर्क सिंपल, इंक्लूडिंग वाला छोड़ दो, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ तो एनीवेज नहीं आने वाला क्या लिखा है, 4 कंडक्ट रिलेटेड इंटीग्रिटी रिस्क एरियाज, नोबडी नोज व्हाट 4 कंडक्ट रिलेटेड एरियाज, बट ठीक है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटलाइंड इन द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, जो भी आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों की दी है वो उस प्रोग्राम में बतानी चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। ये क्रिटिकल हाई कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम चीज़ मैं बता रहा था आपको, ये सब चीज़ें याद रखोगे तो सेम चीज़ हर जगह पे चेप पाओगे। फिर प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग कंप्लायंस इशू, रिपोर्टिंग कंसर्न, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू मीट ऑब्लिगेशन। देखो ये ना जो हमने अभी तक पढ़ा है ना सेम चीज़ें इन्होंने चेपी है, बस आपको सोचना है ये, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, अभी हमको ट्रेनिंग देनी है लोगों को, ट्रेनिंग के हिसाब से वर्ड जानी चाहिए, तो इसकी वर्डिंग आप देखोगे ना बहुत सिंप्लीफाई की है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू मीट ऑब्लिगेशन, उधर थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी लिखी थी, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, किधर गया the obligation that have been delegated compliance officer to, कहीं तो इन्होंने लैंग्वेज लिखी थी आई एम नॉट एबल टू फाइंड, बट अगर वो रिस्क आप नहीं मिटिगेट, अगर आप कंप्लीटली नहीं पकड़ पाओगे तो आप पे क्या दिक्कत आएगी नॉन कंप्लायंस की, वो उधर उन्होंने लिख के दिया था। तो ये सेम चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ी है अभी भी। अभी आपके कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 5 कोई तो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बनाते हो, जो कि मैं अभी बोल रहा था ना आपको कि
आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है सामने वाले को, वही चीज़ों को इन्होंने लिखा है। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ना आप कंप्लायंस के लिए नहीं बना रहे हो, ऐसे फंक्शन को बनाना जब अब्बे जब्बे डब्बे, इसको नहीं समझ में आता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, उस बंदे को आप समझाओगे तो कैसे समझाओगे? तो आपको उस चीज़ को पर्सनल बनाना पड़ेगा, वो बंदे के लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। आप ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, पीपीटी बनाओ, थोड़ा सा उसमें कलर वलर डालो, इमेजेस डालो, सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ईजी टू अंडरस्टैंड बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ कि जब भी उसको चाहिए देखना हो खुद से जाके पढ़ पाए। आप बोलोगे मैं एक बार समझा दूंगा और उसको हमेशा याद रहे, ऐसा ना हो, ऑनगोइंग होना चाहिए। हर क्वार्टर पे, हर हाफ ईयर पे या फिर एनुअल बेसिस पे आपने वो ट्रेनिंग करवाते रहनी है, कोई भी चेंजेस आए उनको जाके बताते रहना है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के दी है, पर्सनल, इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंडेबल, एक्सेसिबल, ऑनगोइंग, ये सब होना चाहिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कंटेंट ऑफ कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैंने बोला था ना, हमने ऊपर पढ़ लिया है। देखो इन्होंने एक आधा पॉइंट ज़्यादा डाला है, टारगेट ऑडियंस वगैरह, बट बाकी तो सेम है। ये आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल चीज़ है। फिर कंप्लायंस ऑडिट है, ये भी आप पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। कंप्लायंस ऑडिट दो तरीके का होता है, एक रेगुलेटरी होता है, एक प्रोप्राइटरी होता है। ऑडिट आपको सिंपल पता है, ऑडिट क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी आके आपका काम चेक कर रहेगा, आपने बहुत सारा काम किया उस पर सैम्पल बेसिस पे चेक करेगा, ऑडिट है। सिंपल, आपने कुछ काम किया, चेक हो रहा है, ऑडिट है। रेगुलेटरी ऑडिट क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेगुलेशन, जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट, एसएस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहे कि नहीं, कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के रिलेटेड रूल्स जो है वो कंप्लाई हो रहे कि नहीं, वो देखेगा। रेगुलेटरी नेचर में रेगुलेटरी हो रहा है, कंप्लायंस ऑडिट ऑफ रेगुलेटरी नेचर, ये हो गया। प्रोप्राइटरी, जनरल प्रिंसिपल्स जो कि बिजनेस में आने चाहिए। आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये सब लॉ में नहीं लिखा है, बट दिस इज द प्रैक्टिस फॉलोड बाय इंडस्ट्री, लॉ में नहीं लिखा है बट प्रैक्टिस फॉलोड बाय इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, व्हाई इज इट नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग इट, व्हाई योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोइंग इट इज अ क्वेश्चन। तो आपको बताना पड़ेगा। ऑडिट में क्या होता है, सवाल पूछेगा, जवाब दो, उसको नहीं लगा वो रिपोर्ट में डालेगा क्वालिफिकेशन करके। ओके, समझे? अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स ये भी पढ़ के बताऊंगा, बट आप बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है आप लिख लेना ये खुद से अपनी लैंग्वेज में, आपको मैं एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करके देता हूँ। अगर आप एक कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाओगे तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, आपका लॉ का कंप्लायंस अच्छा हो जाएगा, आपका रियल टाइम स्टेटस आपको पता चलेगा, कोई चीज़ कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, आपका ऑपरेशनल और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, फिर आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़िया बनेगा, स्टेटस पता चलेगा जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है वगैरह का, लाइबिलिटी वगैरह आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी एज इन जो फ्यूचर में आप पे पेनल्टी वगैरह लग सकती, शायद ना लगे। फिर कंपनी दैट एम्बेड्स पॉजिटिव एथिक्स एंड इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे क्योंकि आप कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कस्टमर आपसे खुश रहेगा बेसिकली, शेयर होल्डर के रिटर्न आपके बढ़ेंगे क्योंकि आप अच्छी कंपनी हो, आप पे ये सब जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, आप आज नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, नहीं आएंगे, तो शेयर होल्डर को भरोसा रहेगा आप पे। सेफ्टी वॉल्व रहेगा, एज इन मतलब आपको कुछ भी नॉन कंप्लायंस आपके ऊपर आ सकता है, ये नहीं होगा अगर आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा तो। खर्चा बचेगा, अरे देखो वही चीज़ें लिखी है इन्होंने, पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी तो क्या होगा, सेफ्टी वॉल्व, कॉस्ट सेविंग, बेटर रिटर्न, सेम चीज़ें लिखी है, इसीलिए मैं वो ऐसा जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ उस चीज़ को। बेटर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सही से मैनेजमेंट होगा, टैलेंट रिटेन होगा, आई डोंट नो कैसे होता है ये सब चीज़ों से, बट भगवान जाना है, इन्होंने लिखा है तो आपको याद रखना है। ब्रांड इमेज बढ़ेगी, कंपनी की मार्केट में पोजीशन अच्छी हो जाएगी एक कंप्लायंस प्रोग्राम से, मतलब सेल्स गया भाड़ में, बट यही चीज़ से बहुत हो जाएगा भाई, बट करना पड़ता है भाई, नॉन कंप्लायंस इज़ अ बैड थिंग। एनहांस क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस हो जाएगी आपकी, गुडविल अच्छी हो जाएगी, आप गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बन जाओगे, यही सब इन्होंने लिखा है। अभी ये एक चीज़ है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, आप ये लिख लोगे तो भी अच्छी बात है। मैंने अगर नोट्स में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने नहीं लिखना है, आप एडिशनली चीज़ें लिखो, दैट इज़ वे बेटर। ओके,
compliance system in a company is dependent mainly on the following factor. आपका कोई भी compliance system है कंपनी का, क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है जो भी compliance system होगा? आपका धंधा कैसा है, बिजनेस का नेचर क्या है, आपका कंपनी कौन से एरिया में काम करता है, जोग्राफिकल एरिया कंपनी का, कंपनी की साइज़ क्या है, फिर कौन से एरिया में ऑपरेट करती है, जुरिस्डिक्शन मतलब जो आपका कोर्ट वगैरह का रहता है वैसा टाइप का जुरिस्डिक्शन। आपकी कंपनी क्या सिर्फ इंडिया में काम करती है, इंडिया के बाहर काम करती है, वैसा भी। फिर क्या कंपनी लिस्टेड है, नहीं है, लिस्टेड है तो ज़्यादा कंप्लायंस है, नहीं तो कम है। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी, आपकी कंपनी को, आपका कंपनी फाइनेंशियल में है तो आपको आरबीआई रेगुलेट करेगा, कैपिटल मार्केट्स में है तो सेबी रेगुलेट करेगा, वैसे बात। फिर प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, वगैरह ये सब। फिर ये एक पैराग्राफ है जो अभी हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? Based on above, secretarial auditor can constitute a broad idea about the desired system and process to be adopted by a company. For example, multi-product, multi-operation company is supposed to comply all applicable laws in addition to regulatory framework applicable to product and operation. Basically, अगर ये सब चीज़ें पता है तो secretarial auditor सही से चीज़ें कर सकता है अपना ऑडिट करते वक्त कि क्या क्या उसको चेक करना है। अगर बहुत सारे, एक आधी कंपनी है जो एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसको प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है उसके अलावा भी दूसरा जो कॉर्पोरेट लॉ का कंप्लायंस है वो भी करना होता है, तो दोनों चीज़ें साथ में देखनी पड़ती। तो नाउ डेज मोस्ट लार्ज कंपनीज हैव अडॉप्टेड ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम टू केटर देयर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो इन मेनी केसेस कंप्लायंस सिस्टम बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल्स। तो जब हम आपका काम पूरे दूसरे एंड से देख रहे हैं, ईआरपी में आपके रिसोर्सेज देख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उसी में हम कंप्लायंस मैनेजमेंट मॉड्यूल अगर डाल दें तो हमारा कॉस्ट भी बच जाएगा और कंप्लायंस भी हो जाएगा। ऑडिटिंग इन सच सिस्टम रिक्वायर्स ऑडिटर टू एंटर एंड हैव एक्सेस विद इन सिस्टम। While taking up audit assignment, auditor needs to ensure that access would be given so that assessment of proper system and process of compliance is made. सिस्टम सिंपल, अगर मुझे ऑडिट करना है तो मुझे एक्सेस चाहिए होगा आपकी चीज़ों का, तो ये सब देंगे हम उसको। ये भी सेम है कि ऑडिट ऑफ सिस्टम इज़ नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। ऑडिट का ये मतलब नहीं होता है कि आपको सिर्फ गलती ढूंढनी है, इससे आपका क्या होगा, आपको गलती मिलेगी तो गलती ढूंढने का काम नहीं है, गलती ढूंढ के उसको सुधारना इज ऑडिट। जब भी आपको ऑडिटर बताता है कि आपका ये चीज़ सही नहीं है, आपका सिस्टम में गलत है, ये नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑडिटर आपको ये भी बताता है कि आप उसको ठीक कैसे करोगे और इसके बाद ये ना हो ये कैसे इंश्योर करोगे। ऑडिट इज़ नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। इट इज़ डिसाइड दैट सेक्रेटरियल ऑडिटर एज एन एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट कंप्लायंस वुड एडवाइज कंपनीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कंप्लायंस सिस्टम इन केस उसको लग रहा है कि ये इनसफिशेंट है। ये एक बहुत जनरल सा पैराग्राफ है जो आई विश आप पढ़ लोगे कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है कंप्लायंस मैनेजमेंट में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बट इट इज़ वेरी जनरल। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, सेम चीज़ें आप फिर से चेप दोगे तो भी मिलेगा, बट यहाँ की लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंप्लायंस मैनेजर होता है, उसको कंपनीज एक्ट के रिलेटेड अलग अलग रिक्वायरमेंट करने पड़ते हैं, LODR के करने पड़ते हैं, वो कंपनी का एडवाइज़र भी होता है, ये सब चीज़ें बहुत सारी इन्होंने बोल के रखी है। एक बार बस पढ़ लो, आपको याद होना। मैं अभी आपको समझाने जाऊँगा ये वाला पेज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा, और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये चीज़ सही से समझती है। सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताता है। ये एग्जाम में ESG में आ सकता है या आपके CMA-TD में आ सकता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा यहाँ पे दिया है वैसा ही आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज ट्विक कर सकते हो, दैट इज़ ओके। तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लिख के दिया है कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक स्टेटमेंट आना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट में। दिस इज 134 क्या है, बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में एक पार्ट आएगा DRS, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और उसके बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर का साइन होता है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टर बोलता है, उसने देख ली है कंपनी में। जब भी एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं कंपनी के जो, तो उसके एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसके रिलेटेड प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस ये सब फॉलो किए थे। समझे? जब हम बोल रहे हो हमने अकाउंट बनाया कंपनी का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया
और अगर जहाँ पे हम फॉलो नहीं कर पाए तो हमने उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ से हम डिविएट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहा है ये ओके, ये हमने देख लिया है। और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में फर्स्ट चीज़। सेकेंड, डायरेक्टर्स हैड सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसीज, सच मतलब जो कि अच्छी रहेगी वो, अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली, मेड जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स that were reasonable, prudent to give true and fair view of company's state of affairs at the end of financial year and of profit and loss of company for that period। तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स है उसका ट्रू और फेयर व्यू देने के लिए डायरेक्टर्स ने सही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ की थी और उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया था हर जगह पे। उसके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग करके ये प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल्स कंपनी के बनवाए कंपनी से। ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बोल रहा है। थर्डली बोल रहा है कि डायरेक्टर्स हैड टेक प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद एक्ट्स प्रोविजंस एंड फॉर सेफ गार्डिंग द कंपनीज एसेट्स एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड ऑफ अदर रेगुलरिटीज। क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर्स ने पूरा ध्यान रखा है कि सही से सारे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट वो फॉलो हुए हैं और कंपनी के जो भी असेट्स है उस पे उन्होंने सेफगार्ड लगाया कि कोई फ्रॉड वॉर्ड ना हो जाए। ये डायरेक्टर ओके बोल रहा है। चौथा, डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। गोइंग कंसर्न बेसिस मतलब एज एंड व्हेन जितना कंपनी चल रही है उसके बेसिस पे उन्होंने वो अकाउंट बनाए। ऐसा नहीं है कि बीच में कई दिन मिस किया है, पूरे साल का गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बने, डेली उसके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे। ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ ईयर सब सारा एक साथ निकाला और उसको टोटल डेटा भरा है। डेली वो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे और उसको एज ऑन 31 पर दिखाया। ये डायरेक्टर ओके बोल रहे हैं। चौथी चीज़, अगर कंपनी लिस्टेड है तो डायरेक्टर्स ने कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बिठाए थे एंड जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बिठाए थे वो एडिक्वेट है और ऑपरेट कर रहे हैं एफिशिएंटली। सेकंड सेम पांचवी चीज़ बोलती, छठी चीज़ बोलती है कि डायरेक्टर्स ने प्रॉपर सिस्टम बिठा के रखा है कंपनी में जो कि सारे एप्लीकेबल लॉज को इंश्योर करता है और वो जो सिस्टम बिठा के रखा है वो एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। सिंपल। और आज के लेक्चर का एक फाइनल सा टॉपिक एक केस लॉ है जो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं, which is Rajiv Sumitra versus Neetu Singh. Directors carrying competing business breaches fiduciary duty, impose restriction, interprets section 166. 166 क्या बोलता है? क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। याद रखना कंपनीज एक्ट के सेक्शंस काम आता है। 166 बोलता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। उसमें बोलता है अगर डायरेक्टर जिस कंपनी में काम करता है वैसे ही दूसरी किसी कंपीटिंग बिजनेस में काम कर रहा है तो फिर उसकी फिड्यूशरी ड्यूटी ब्रीच होती है। तो क्या लिख रहा है ये? Honorable court held that director has breached his fiduciary duty by initiating competing business। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि लेट्स सपोज ऑयल बेच रही है और मैंने भी अपना एक फर्म चालू किया है जो ये बिजनेस कर रहा है ऑयल बेचने का, तो दैट इज competing business। As the director was involved in a situation where there was a direct interest, conflicting interest in order to gain advantage by director and its relative। अगर डायरेक्टर ये वायलेट करता है तो कॉज ऑफ एक्शन अक्रूज इन फेवर ऑफ कंपनी। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी के फेवर में डिसीजन जाएगा, डायरेक्टर के फेवर में नहीं। अभी जो कुछ बचा है इट इज़ ऑल प्रोविजन बेस्ड। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अलग अलग कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स देखने रहेंगे और कुछ केस लॉज हमको पढ़ने रहेंगे, फॉर्म्स हमको देखना रहेगा, कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल कैसा होता है, ये सब छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग सी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो। और अगले लेक्चर में ये चैप्टर का हमारा एंड हो जाएगा और उसके बाद में हम चैप्टर 2 जो है वो शुरू करेंगे। चलो बाय बाय।